नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हम लोग इतिहास जानने के साधन पे चर्चा कर रहे हैं, उसमें दोस्तों आज का सेगमेंट होगा दोस्तों जो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से रिलेटेड जितने भी चपरासी, खलासी, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीसी, यूजीसी, नेट, अभी तक जितने भी एग्जाम में सिविल सर्विस को सबको मिला के अर्थशास्त्र से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये है जरूर अर्थशास्त्र, लेकिन ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। ये संबंधित किससे है? राजनीति शास्त्र से संबंधित है। तो आपको ये याद रखना है कि ये राजनीति शास्त्र से संबंधित है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि पंचतंत्र से क्या प्रश्न पूछे गए हैं, नीतिशास्त्र से क्या प्रश्न पूछे गए हैं, शुक्र नीति से क्या प्रश्न पूछे गए हैं। किससे रिलेटेड? राजनीति से रिलेटेड। हम लोग आगे पंचतंत्र की आगे किसी अन्य वीडियो में विशेष विस्तार से उसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग राजनीति शास्त्र से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे, और राजनीति शास्त्र से अन्य कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें उनकी चर्चा करेंगे। लक्ष्मीधर कौन थे, लक्ष्मीधर के बारे में क्या लिखा है, गुप्तोत्तर काल के बारे में इन किताबों में क्या लिखा है, सबकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें इतिहास की क्विज वगैरह और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से पहले वहाँ आ जाती है। तो दोस्तों आप उसको ज़रूर जुड़ें। और दोस्तों, जो लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको ये बताना चाहेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन है, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला इतिहास का यहीं से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो मैंने आपको बताया था साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो दोस्तों ये हम लोग धार्मिक स्रोत की डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कौन से ब्राह्मण स्रोत पे भी चर्चा कर चुके हैं, बौद्ध साहित्य पे भी चर्चा कर चुके हैं और जैन साहित्य पे भी चर्चा कर चुके हैं। ब्राह्मण साहित्य पे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद पे भी चर्चा कर चुके हैं। वेदांग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन चुके हैं उन पे भी चर्चा कर चुके हैं वीडियो में। आप लोग जिन लोगों ने वो वेदांग वगैरह वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लोग देखें। सूत्र साहित्य पे भी चर्चा कर चुके हैं। धर्मशास्त्र क्या होते हैं, इनसे भी हमने विस्तार से चर्चा की है। जितने भी पिछले साल के प्रश्न थे उन पे भी चर्चा की है। महाकाव्य से रिलेटेड 58 मिनट का वीडियो था, उससे भी रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते थे उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। पुराण से रिलेटेड 2 वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की है, तो इस पर भी कोई प्रश्न अब बनेगा नहीं। अब दोस्तों बौद्ध साहित्य से भी हमने 3 वीडियो में चर्चा की और जैन साहित्य की एक ही वीडियो में चर्चा की है। दोस्तों ये हम लोग साहित्य पे चर्चा कर रहे हैं, ना कि बौद्ध और जैन धर्म पे। इनको डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब दोस्तों प्रेजेंट टाइम हम किस पे चर्चा कर रहे हैं? कॉस्मिक लिटरेचर या धर्मेतर या लौकिक साहित्य। ये निपटाने के बाद फिर हम लोग आएंगे विदेशी यात्रियों के विवरण, फिर आएंगे पुरातात्विक शास्त्र, अभिलेख, सिक्का। ये हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उसी क्रम में दोस्तों हम लोगों का आज धर्मेतर साहित्य है, राजनीतिक ग्रंथ। तो कौन कौन से राजनीतिक ग्रंथ है? पहले तो आपको यही याद रखना है कि जो ये अर्थशास्त्र जो किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र दोस्तों संबंधित है राजनीति से। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था ने से संबंधित है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति शास्त्र से। दोस्तों इसके लेखक कौन है? कौटिल्य। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, ये इस पे बहुत विवाद है इतिहासकारों में कि ये अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है कि नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि ये असल में दोस्तों ये प्रोफेसर शाम शास्त्री थे। इन्होंने मैसूर संग्रहालय से इसे खोज निकाला था। और मैसूर संग्रहालय की एक किताब, इसे मैसूर संग्रहालय में एक किताब किसने दी थी? तो दोस्तों मैसूर संग्रहालय को ये जो किताब दी थी तंजौर के एक ब्राह्मण ने उपहार स्वरूप दी थी। किंतु शाम शास्त्री की यह दलील है को क्यों नहीं मानते हैं? जो शाम शास्त्री को ये जो किताब किसी एक तंजौर के ब्राह्मण ने दी थी, लेकिन इसे कुछ इतिहासकार जैसे स्मिथ, विंटरनित्स, जिनकी आपने पहले भी नाम सुना होगा, जॉली, इसे जाली कहते हुए इसका उपहास उड़ाते हैं। किसका? अर्थशास्त्र का। वो क्यों इसका उपहास उड़ाते हैं? क्योंकि उनका तर्क है उन इतिहासकारों का, अगर ये रियलिटी में अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, वो तो मानते ही नहीं है कि कौटिल्य नाम का कोई आदमी है। कौन? स्मिथ, विंटरनित्स और जॉली। वो इसलिए इसका उपहास उड़ाते हैं इस किताब का। वो कहते हैं अगर यह किताब वास्तव में कौटिल्य ने लिखी है तो इसमें मौर्य नगर प्रशासन का वर्णन क्यों नहीं है? क्योंकि जो दोस्तों अर्थशास्त्र किताब है इसमें मौर्य नगर प्रशासन के बारे में नहीं लिखा है, और इसके साथ साथ ही ना ही सैन्य परिषदों के बारे में लिखा है, ना विदेशी राजदूत आए उन्होंने भी उनके बारे में भी नहीं लिखा है। दोस्तों इस अर्थशास्त्र में यहाँ तक ये भी नहीं लिखा है। इसके बाद एक एक तो इनका ये तर्क है। दूसरा तर्क वो ये कहते हैं, ये विंटरनित्स, जोली और इसमें प्रोफेसर कीथस, वो ये कहते हैं कि रियलिटी में ये कौटिल्य ने लिखी है तो जो विदेशी राजदूत आया था उसमें मेगस्थनीज की दोस्तों किताब थी एक, इंडिका। तो इंडिका में अगर, क्योंकि ये तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री ने माना जाता है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेगस्थनीज की इंडिका में प्रधानमंत्री कौटिल्य का उल्लेख नहीं है?
और इतनी उपलब्धियों होने के युक्त होने के बाद भी कौटिल्य ने का नाम अशोक के अभिलेखों में भी नहीं आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद एक अशोक भी तो शासक बनता है, तो अशोक के अभिलेखों में कम से कम कौटिल्य का नाम आना चाहिए, क्योंकि कौटिल्य के तो बहुत महत्वपूर्ण काम थे। तो दोस्तों इस तरीके से इस किताब पे विवाद है। तो कुछ इतिहासकार बिंटरनिस वगैरह इस पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए, उन्होंने कहा इंडिका वगैरह में इसका इनका कौटिल्य का नाम क्यों नहीं है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग यहाँ आपको प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों राजनीति शास्त्र से संबंधित है अर्थशास्त्र, इसके लेखक हैं कौटिल्य, और ये किस पे संबंधित है, राजशासन पर लिखित प्रथम पुस्तक है। दोस्तों राजनीति शास्त्र से अन्य कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों इसे मैसूर संग्रहालय में इस पुस्तक को किसने प्राप्त किया था, शाम शास्त्री ने। और शाम शास्त्री, और ये जो मैसूर संग्रहालय था इसे कहाँ से मिली थी ये अर्थशास्त्र की किताब, इसे एक तंजौर के एक ब्राह्मण ने दिया था, ठीक है। और यही मैसूर संग्रहालय से शाम शास्त्री ने खोजा और उन्होंने इसका रियलिटी में अनुवाद वगैरह किया। दोस्तों फिर अर्थशास्त्र से क्या प्रश्न पूछे गए हैं कि सप्तांग सिद्धांत, राज्य की सुस्पष्ट व्याख्या, अधिकारियों को नगद वेतन का प्रावधान सर्वप्रथम किस पुस्तक में है, तो दोस्तों अर्थशास्त्र में। दोस्तों सबसे पहले पूछा जाएगा कि सप्तांग सिद्धांत सबसे पहले कहाँ दिया गया, तो अर्थशास्त्र। दोस्तों और क्या क्या ये अर्थशास्त्र में कौटिल्य के बारे में कहा गया है, स्मिथ ने दोस्तों 2 कमेंट किए हैं, दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्या कमेंट किया है कि किसने अर्थशास्त्र में वर्णित प्रावधानों की तुलना जो अर्थशास्त्र में लिखा है और ये जर्मनी के बिस्मार्क के सुधार से की है। मतलब प्रश्न ये है कि किसने अर्थशास्त्र में वर्णित प्रावधानों की तुलना जर्मनी के बिस्मार्क के सुधारों से की, तो दोस्तों स्मिथ ने कहा है ये। दोस्तों ये स्मिथ क्या कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र में जो प्रावधान वर्णित हैं और जो जर्मनी में सुधार किए थे बिस्मार्क ने, तो उनकी तुलना कर दी किसने, स्मिथ ने। दोस्तों स्मिथ ने एक इस अर्थशास्त्र और कौटिल्य के बारे में और भी कहा है कि प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसने कौटिल्य के दंडिक व्यवस्था को कठोर और भयानक बताया, तो दोस्तों ये भी स्मिथ ने कहा है। और दोस्तों और इस अर्थशास्त्र में क्या लिखा है, इसमें प्रसूति गृह के बारे में लिखा है, सैन्य चिकित्सालयों की चर्चा की गई है। तो दोस्तों आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरीके से, किसने प्रसूति गृह एवं सैन्य चिकित्सालयों की चर्चा की है, तो दोस्तों किसने की है, कौटिल्य ने। दोस्तों ये भी अर्थशास्त्र में एक वर्णित है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ में अस्त्र शस्त्रों की लंबी सूची दी गई है, तो कहाँ दी गई है दोस्तों, अर्थशास्त्र में। तो दोस्तों ये आपको प्रश्न याद रखने हैं। उसके बाद आपको ये तो शाम शास्त्री वगैरह आपको सब याद ही रखना है, ये इन्हें तंजौर के एक ब्राह्मण ने दी थी मैसूर संग्रहालय को, और ये स्टेटमेंट याद रखने हैं। फिर अर्थशास्त्र का ये सबसे पहले तिब्बती में अनुवाद हुआ कब, 1000 ईस्वी में। किसने किया, रिन चेन जोन पो। तो आपको ये रिन चेन जोन पो का नाम याद रखना है, इन्होंने तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। उसके बाद दोस्तों अर्थशास्त्र के बाद एक किताब लिखी गई नीति सार, तो आपको नीति सार का नाम याद रखना है। नीति सार किससे संबंधित है, राजनीति शास्त्र से, ये भी आपको याद रखना है। तो ये नीति शास्त्र किसने लिखी, कामंदक ने। कामंदक कब रहते थे, 7वीं शताब्दी में। और ये किसके आधार पे लिखी, इन्होंने दोस्तों अर्थशास्त्र के आधार पे ही ये नीति शास्त्र लिखी। लेकिन दोस्तों ये एक इतिहासकार हैं डॉक्टर जायसवाल। तो लेकिन ये जायसवाल ये क्या कहते हैं, ये नीति सार के रचयिता कामंदक को नहीं मानते, ये मानते हैं शिखर स्वामी को। ये कहते हैं शिखर स्वामी कहाँ थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री थे। लेकिन आपको बेसिकली कामंदक ही याद रखना है। और अगर कामंदक एग्जाम में ना दिया हो आंसर, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर के मूड के ऊपर है ना, उसने कौन सी किताब से प्रश्न बनाया है, तो हो सकता है वो ऐसी किताब से बनाया उसमें कामंदक लिखा ही ना हो, शिखर स्वामी लिखा है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, शाम शास्त्री याद रखना है, ये अर्थशास्त्र किताब राजनीति से संबंधित याद रखना है, ये स्टेटमेंट याद रखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों जो नीति सार किताब लिखी गई उसमें क्या लिखा है, वो कामंदक ने क्या लिखा, उसमें जो गुप्तोत्तर काल के राजत्व सिद्धांत थे और राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया है। किसमें, नीति शास्त्र में। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि गुप्तोत्तर काल के राजत्व सिद्धांत और राजा के कर्तव्यों का वर्णन किसमें मिलता है, तो नीति शास्त्र में। दोस्तों नीति शास्त्र से एक प्रश्न एक बार पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछा गया था कि किस पुस्तक में राजा को यह सुझाव दिया गया है कि राजस्व एवं कर के संबंध में राजा की भूमिका एक माली या दूध दूहने वाले ग्वाले की तरह होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर था नीति सार, इसके लेखक हैं कामंदक। दोस्तों नीति सार में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए कि किस पुस्तक में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का उल्लेख नहीं है, तो दोस्तों नीति सार। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है।
दोस्तों अब आपको चलते हैं पहले अर्थशास्त्र चला, फिर नीति शास्त्र चला, अब चलेगा पंचतंत्र। तो दोस्तों पंचतंत्र को भी दोस्तों लोगों ने राजनीति का साहित्य बना दिया। कैसे? प्रश्न पूछा जाएगा किस पुस्तक को न्याय शास्त्र का नाम देकर लोगों ने राजनीति का क्योंकि इसमें दोस्तों ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो न्याय की बात करती हैं, और न्याय की बात करेंगे तो राजनीति होगी होगी। तो किस पुस्तक को न्याय शास्त्र का नाम देकर राजनीति का साहित्य बना दिया गया है? पंचतंत्र। दोस्तों इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अन्य प्राचीन राजनीतिक ग्रंथों को उद्धरण किसमें प्राप्त होते हैं? तो पंचतंत्र। तो पंचतंत्र में भी कौटिल्य के जो उद्धरण वगैरह हैं, उन्होंने जो राजनीतिक बातें लिखी थी वो पंचतंत्र में मिलती हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं लक्ष्मीधर पे। तो लक्ष्मीधर से एक तो ये तो हम लोग बात कर ही चुके हैं पंचतंत्र की, कौटिल्य वाला भी हो चुका। तो दोस्तों एक राज्य व्यवस्था पर कृत्यकल्प तरु नामक एक ग्रंथ था, और इसकी रचना किसने की थी? राज्य व्यवस्था पर कृत्यकल्प तरु। तो आपको कौन कौन से ग्रंथ पता चल गए? अर्थशास्त्र पता चल गया, नीति शास्त्र पता चल गया, उसके बाद दोस्तों आपको पता चल रहा है कृत्यकल्पतरु। तो ये कृत्यकल्पतरु किससे संबंधित है? राज्य व्यवस्था से। और इस ग्रंथ की रचना किसने की? लक्ष्मीधर। तो प्रश्न यही बनता है कि ये कृत्यकल्पतरु के जो लेखक हैं लक्ष्मीधर, ये किसके शासक के यहाँ रहते थे? तो दोस्तों ये गहड़वाल वंश था, कन्नौज के पास वाला। तो इसके ये महासंधि विग्रहक थे। महासंधि विग्रहक सेनापति आप एक तरीके का मान सकते हैं। तो ये गढ़वाल वंश के कौन से शासक थे? गोविंद चंद्र। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है, ये क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न दोस्तों है कि राज्य व्यवस्था के एक कृत्यकल्पतरु किससे संबंधित है? राज्य व्यवस्था से। इसकी रचना की लक्ष्मीधर ने। लक्ष्मीधर कहाँ रहते थे? गढ़वाल शासक। कौन से गढ़वाल शासक? गोविंद चंद्र। तो आपको ये याद रखना है। और लक्ष्मीधर के बारे में और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसे मंत्र महिमा का आश्चर्य कहा जाता है? लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर की किताब कौन सी है? कृत्यकल्पतरु। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसने ग्राम ग्राम विक्रय का विधान प्रस्तुत किया? ये भी लक्ष्मीधर ने। कहाँ किया? कृत्यकल्पतरु अपनी किताब में। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, ये कृत्यकल्पतरु हो, पहले अर्थशास्त्र हो गया, फिर नीति शास्त्र हो गया, फिर कृत्यकल्पतरु हो गया। अब चलते हैं शुक्राचार्य की शुक्र नीति पे। ठीक है। तो शुक्राचार्य ने क्या किया दोस्तों? अर्थशास्त्र के पश्चात राज्य शासन पर लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसमें अर्थशास्त्र के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो किताब लिखी गई शुक्राचार्य की शुक्र नीति। दोस्तों इन्होंने भी सप्तांग सिद्धांत दिए हैं। जिन लोगों का ग्रेजुएशन वगैरह में पॉलिटिकल साइंस वगैरह होगा, वो इन सप्तांग सिद्धांतों को, दोनों के सप्तांग सिद्धांत उन्होंने पढ़े होंगे। तो ये शुक्राचार्य की शुक्र नीति में क्या है? मंत्रियों, अधिकारियों और सप्तांग सिद्धांतों के साथ साथ किस पुस्तक में नागरिक प्रशासन का भी विशुद्ध वर्णन है। तो इन्होंने क्या किया? नागरिक प्रशासन के बारे में बताया। लेकिन दोस्तों अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं था, उन्होंने नागरिक प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में नहीं बताया। इसीलिए तो प्रोफेसर कीथस और विंटरनिस और जॉली उनपे उसे जॉली कहते हुए उनका अर्थशास्त्र का उपहास उड़ाते हैं। तो इन्होंने नागरिक प्रशासन का वर्णन किया। दोस्तों अगला प्रश्न ये पूछा जाएगा शुक्राचार्य की शुक्र नीति से कि किस पुस्तक में हिंदू राजनीतिक विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले अंतिम महत्वपूर्ण ग्रंथ? तो कौन है? शुक्र नीति। दोस्तों शुक्र नीति को आपको ये भी प्रश्न याद रखना है कि किसके अनुसार नीति रहित राज्य सछिद्र नौका के समान है। मतलब ये कहना चाहते हैं जिस राज्य की कोई पॉलिसी वगैरह नहीं होती है, वो जो नौका नहीं होती जिसमें होल होता है, सूरक होता है, तो उसके समान होता है। ये कहाँ लिखा है? शुक्र नीति। ये किसकी है? शुक्राचार्य की। दोस्तों ये शुक्र नीति एक 16वीं शताब्दी में भी लिखी गई शुक्र नीति। इसमें दोस्तों क्या है? तोप और बारूद के ऊपर विवरण मिलता है। तो दोस्तों आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना है? ये लक्ष्मीधर याद रखना है, इनकी किताब याद रखना है कृत्यकल्पतरु, और लक्ष्मीधर से ये दो स्टेटमेंट याद रखने हैं, इन्हें मंत्र महिमा का आश्चर्य और ग्राम विक्रय का विधान कहा जाता है। फिर शुक्राचार्य की शुक्र नीति से ये प्रश्न आपको याद रखने हैं, सुरग वाली नौका समान वगैरह। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों आपको कोई पॉइंट ना समझ में आए, आपका कोई प्रश्न है तो आप टेलीग्राम से जुड़ के टेलीग्राम पे हमें आप मैसेज पर्सनल भेज सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कि राजनीति शास्त्र की पुस्तक कौन। तो दोस्तों आप हम लोग चलते हैं कि राजनीति शास्त्र की कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई और इनके लेखक कौन है, इनकी विशेषता क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने आपको चर्चा की है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने। कब लिखी? मौर्यकालीन। उसके बाद दोस्तों नीति शास्त्र से जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा की है। ये कामंदक ने लिखी। ये अर्थशास्त्र पे दोस्तों बेसिकली टीका है। उसके बाद दोस्तों पंचतंत्र हमने आपसे चर्चा की, तो पंचतंत्र से दो प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी भी बात की, और ये विष्णु शर्मा से लिखी। कब? गुप्त काल में। उसके बाद दोस्तों हमने कृत्यकल्पतरु के बारे में आपको बताया, इनसे तीन प्रश्न पूछे गए हैं, उसकी भी लक्ष्मीधर ने लिखी। ये कब लिखी? 12वीं शताब्दी में।
फिर दोस्तों उसके बाद इक्त कल्प तरु आता है, ये भोज ने लिखी। फिर उसके बाद शुक्राचार्य की शुक्र नीति आती है, ये नागरिक प्रशासन पर विवरण करती है। फिर दोस्तों ये कुछ अन्य किताबें हैं जो राजनीति से संबंधित है, जैसे नीति वाक्य अमृतम सोमेश्वर सूद ने लिखी 10वीं सदी में। राजनीति कांड देवन भट्ट ने लिखी 1300 ईस्वी में। फिर राजनीति रत्नाकर चंडेश्वर ने लिखी 1325 ईस्वी में। विवाद रत्नाकर लिखी चंडेश्वर ने लिखी। फिर नीति मयूख लिखी नीलकंठ ने। राजनीति प्रकाश मित्र मिश्र ने लिखी। आज्ञा पत्र किसने लिखी? रामचंद्र अमात्य ने लिखी। ये दोस्तों मराठी भाषा में है और ये शिवाजी के मंत्री थे, कौन? रामचंद्र अमात्य। तो दोस्तों हमने इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या क्या चर्चा की। एक तो हम लोग इतिहास जानने के साधन पे धर्मेत्तर साहित्य पे चर्चा कर रहे हैं। ये इनसे कौन क्यों जाली कहा जाता है वो कहानी भी सुनाई, स्मिथ के स्टेटमेंट वगैरह आपको ये भी याद रखने हैं। रिन चेन जोन पो का नाम याद रखना है। उसके बाद दोस्तों ये दूध दूहने वाली ये हम लोगों ने नीति सार से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वो चर्चा की। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या चर्चा की, ये लक्ष्मीधर की एक किताब है कृत्यकल्प, तो उसकी रचना की। शुक्राचार्य से जितने रिलेटेड प्रश्न आए उस पर चर्चा की। उसके बाद दोस्तों ये जो राजनीति की महत्वपूर्ण किताबें हैं उन पर चर्चा की। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों हम लोगों को जल्दी से जल्दी अपने सब्सक्राइबर का टारगेट भी पूरा करना है, कितना? 1000 सब्सक्राइबर का। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सजेस्ट करें। अन्य किसी टॉपिक पर फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।